In the year 1744, it was done while doing the autopsy of a young woman who died of TB peritonitis. What is the organism which is responsible for causing tuberculosis? Mycobacterium tuberculosis. Okay, it is the most commonly involved organism. Apart from Mycobacterium tuberculosis, rarely Mycobacterium bovis or atypical Mycobacterium can also cause tuberculosis. Okay. Genitourinary tuberculosis, it is a kind of extrapulmonary tuberculosis, and it is present in approximately 27.1% cases. And genital tuberculosis, it is present in approximately 9% cases. अगर जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो इसका जो वेरिएशन है कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है. एज आई हैव अर्लियर टोल्ड, डेवलप्ड कंट्रीज में कम मिलेगा, डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल यूएसए में इसका जो प्रेवलेंस है इट इज अराउंड 1%, whereas in India different authors have given different prevalence rates ranging from 1% to 19%. So you can see the difference. It is as high as 19% in developing countries like India. So USA में इसका कितना होगा prevalence? Around 1%, whereas in India it is around 1 to 19%. 19, okay, 19%. And इसका एज जो रहता है किस एज में सबसे ज्यादा प्रेजेंट करेगा? तो मोस्टली इट इज सीन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. अराउंड 20 to 30 ईयर्स में ये सबसे ज्यादा इसका प्रेजेंटेशन मिलता है जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का. इसका जो स्प्रेड होता है जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का वो कैसा होता है? इट कुड बी हेमाटोजेनस इन मोस्ट ऑफ द केसेस. कहाँ से आएगा ये? थ्रू द लंग्स. ठीक है, हेमाटोजेनस होगा मोस्ट कॉमन. दूसरा होता है लिम्फेटिक. तीसरा होता है डायरेक्ट स्प्रेड. डायरेक्ट स्प्रेड में कहाँ से होगा? वाया द एब्डोमिनल ऑर्गन्स एंड लिम्फ नोड्स. जो भी जेनाइटल एरिया के आसपास पे एब्डोमिनल ऑर्गन्स होंगे वहां से आ सकता है या फिर लिम्फ नोड से आ सकता है. एंड फोर्थ जो इसका रूट ऑफ स्प्रेड है दैट इज नॉट वेरी कॉमन बट इट हैज आल्सो बीन रिपोर्टेड. इट इज बाय सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. कैसे आएगा? वाया द सेमेन. ठीक है, अगर कोई फीमेल पेशेंट है जिसका पार्टनर इज हैविंग जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, उसके अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में द पेशेंट कम्स देन थ्रू द सेमेन द पेशेंट कैन आल्सो कॉन्टैक्ट genital tuberculosis. So these are the four route of spread of genital tuberculosis. Most common is, तुम लोग बताओ कौन सा होगा most common? Hematogenous. Next is lymphatic. Third is Direct spread. direct. Via कहाँ से आएगा ये? Through the abdominal organs and lymph nodes. And fourth is by sexually transmitted. Okay. अब ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे. जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस में कौन कौन से ऑर्गन कैसे कैसे इन्वॉल्व होते हैं? तो मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट अगर किसी ऑर्गन का होता है इन जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस एंड स्पेसिफिकली इन फीमेल जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस दैट इज ऑफ फिल इन द ब्लैंक. बताओ, आंसर बताओ. ये तुम लोग को मैंने बताया इनफर्टिलिटी में. Fallopian tube. वेरी Fallopian yes, tube. it is fallopian tube. Okay, इसका इन्वॉल्वमेंट कितना होता है fallopian tube का? अप्रोक्सीमेटली 90% या उससे ज्यादा. ठीक है, इट इज मोर देन या फिर अराउंड 90%. मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गन इन फीमेल जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस इज ऑफ fallopian tube. नेक्स्ट इज यूट्रस. यूट्रस कितने केसेस में इन्वॉल्व होता है? 50 to 80% केसेस में. ठीक है, उसके बाद में आता है ओवरी. ओवरी का इन्वॉल्वमेंट कितने में रहता है? 20 to 30% केसेस में. उसके बाद में आता है सर्विक्स. सर्विक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है अराउंड 5% केसेस में. लास्ट में आता है विजाइना एंड वल्वा जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है 1% केसेस में. परसेंटेज अगर याद नहीं भी है तो भी एटलीस्ट यू शुड नो द ऑर्डर इन विच द जेनाइटल ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस. सबसे पहले कौन सा होगा? Fallopian tube. नेक्स्ट इज Uterus. नेक्स्ट इज Ovary. नेक्स्ट इज Cervix. एंड लास्ट इज Vagina. Vagina and and vulva. उसके अलावा एक और ऑर्गन इन्वॉल्व होगा जो अलग से हम उसको जेनाइटल में ही काउंट करेंगे दैट इज पेरिटोनियम.
ठीक है, पेरिटोनियम, जो पेल्विक रीजन का जो पेरिटोनियम है उसका इन्वॉल्वमेंट को भी हम जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस में ही काउंट करेंगे, तो उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब्स की। तो फेलोपियन ट्यूब्स में जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस क्या क्या कॉज करा सकता है? ठीक है, is there anyone is having any problem? ओके, फेलोपियन ट्यूब्स का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है? उसमें क्या क्या हो सकता है? एंडोसल्फाइंजाइटिस, एक्सोसल्फिंजाइटिस, इंटरस्टिशियल टीबी सल्फिंजाइटिस एंड सल्फिंजाइटिस इस्थेमिका नोडोसा। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स की जो अलग अलग लेयर होती हैं उसके इन्वॉल्वमेंट के और उसकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये 4 तरह के प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं: एंडोसल्फिंजाइटिस, एक्सोसल्फिंजाइटिस, इंटरस्टिशियल टीबी सल्फिंजाइटिस एंड लास्टली सल्फिंजाइटिस इस्थेमिका नोडोसा। ठीक है, ये सारी जो चीजें होंगी फेलोपियन ट्यूब में, इसकी वजह से फेलोपियन ट्यूब में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? हो सकता है हाइड्रोसल्फिंग्स। ठीक है, मतलब उसमें क्या बन जाएगा? हाइड्रोसल्फिंग्स मतलब कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। अगर यही फ्लूइड इन्फेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ सम अदर बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पस बन गया, उसको हम क्या बोलेंगे? पायोसल्फिंग्स। ठीक है, अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है, अकेले सिर्फ फेलोपियन ट्यूब इन्वॉल्व होगा, फिर साथ में क्या करेगा? ओवरी को भी इन्वॉल्व कर लेगा, क्योंकि ओवरी पास में है और दोनों फेलोपियन ट्यूब और ओवरी मिला करके एक कॉम्प्लेक्स मास बना लेंगे, उसको हम बोलते हैं ट्यूबो ओवेरियन मास और या फिर टी ओ मास। ठीक है, या क्या करेगा? अगल बगल के सारे जो एडजेसेंट ऑर्गन्स हैं उनके साथ में क्या फॉर्म कर लेगा? एडहेशंस। तो ये 4 तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर फेलोपियन ट्यूब का इन्वॉल्वमेंट होता है तो: हाइड्रोसल्फिंग्स, पायोसल्फिंग्स, ट्यूबो ओवेरियन मास एंड लास्टली एडहेशंस। ठीक है, अगर कोई फेलोपियन ट्यूब का इन्वॉल्वमेंट होता है तो पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट? बताओ, कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेशन बताओ जिसमें फेलोपियन ट्यूब इन्वॉल्व होगी। Anovulation. किसने बोला एनोवुलेशन? Anovulation. हाँ, Ma'am, she could not ovulate because of no, obstruction. excuse me, एनोवुलेशन इज कंसर्न्ड विद द ओवरीज, आई एम टॉकिंग अबाउट फेलोपियन ट्यूब ना, तो एनोवुलेशन कैसे होगा? स्पेसिफिकली फेलोपियन ट्यूब की वजह से क्या होगा? Fertility. इनफर्टिलिटी। और एक चीज, मान लो पेशेंट अगर फर्टाइल हो गई, मान लो पेशेंट हैज कंसीव्ड, लेकिन अगर फेलोपियन ट्यूब्स खराब है तो व्हाट कैन शी हैव? व्हाट कॉम्प्लिकेशन शी कैन हैव? ectopic pregnancy. वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, ओके। सबसे पहले होगा इनफर्टिलिटी फेलोपियन ट्यूब के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और दूसरा होगा अगर सपोज गलती से पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई तो व्हाट शी कैन हैव? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बिकॉज फेलोपियन ट्यूब क्या है? खराब है, डैमेज्ड है, तो वो क्या करेगा? जो जाइगोट है उसको अंदर जाने नहीं देगा टुवर्ड्स द एंडोमेट्रियल कैविटी, तो वो कहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा? फिर फेलोपियन ट्यूब में, and ultimately she will have ectopic pregnancy. So these are the 2 complications if a patient is having involvement of fallopian tube. One is infertility, other one is ectopic pregnancy. Okay, next we come to uterus. Involvement होता है around 50 to 80% cases में। ठीक है, इसमें कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा? यूट्रस में कहाँ इन्वॉल्वमेंट होगा? एंडोमेट्रियम का। ठीक है, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द यूट्राइन कैविटी दैट इज एंडोमेट्रियम, दैट विल बी इन्वॉल्व्ड। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अर्ली स्टेज में जब भी पेशेंट को जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस होगा, अर्ली स्टेज में क्या होगा? जो एंडोमेट्रियम है उसमें शी विल हैव अल्सर्स, नेक्रोसिस एंड हीमरेज। अल्सर्स, नेक्रोसिस एंड हीमरेज। तो जब कभी भी अल्सरेशंस होता है तो क्या होता है? वहां पे ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अगर कभी भी अल्सरेशंस होंगे तो व्हाट विल शी हैव? शी विल हैव ब्लीडिंग। तो कभी भी अगर अर्ली स्टेज है जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस का, मतलब ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस का अगर अर्ली स्टेज है, तो उस कंडीशन में पेशेंट की कंप्लेन किसकी होगी? हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की। ठीक है, पहले शी विल हैव हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, बाद में क्या होगा कि जो अल्सर है, नेक्रोसिस है, हीमरेज है, धीरे धीरे करके ये सबसाइड होगा, लेकिन क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम है वो क्या होने लगेगा? डैमेज होने लगेगा। डैमेज होते होते वो क्या हो जाएगा? वहां पे एक तरीके का फाइब्रोस्ड एडहेशंस फॉर्म हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं एशरमैन्स सिंड्रोम। पूरा का पूरा जो एंडोमेट्रियम है धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा,
और अल्टीमेटली जब एंडोमेट्रियम ही नहीं रहेगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा फिर एमेनोरिया। ठीक है, तो ये जैसे रेनबो होता है ना, रेनबो के 2 एंड्स होते हैं, वैसे यहाँ पे 2 एंड्स होंगे। इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट विल हैव heavy menstrual bleeding because of ulcers and necrosis. उसके बाद में फिर धीरे धीरे as the endometrium is involved more and more and as there is more damage of the endometrium is destroyed, therefore she will land towards, सबसे पहले क्या होगा, मेंसेस जो होंगे धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ठीक है, उसको क्या होने लगेगा, ओलिगोमेनोरिया होगा। ओलिगोमेनोरिया होगा या फिर क्या होगा, हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया मतलब कि डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। पहले बोलेगी कि मेरे को हर मेंसेस में एक दिन में 3 से 4 पैड सोक होते थे, अब मेरे को सिर्फ 1 पैड होता है या 1 पैड भी पूरा सोक नहीं होता है। ठीक है, डिक्रीज मेंसेस होंगे और लास्ट में क्या होगा कि मेंसेस आना टोटली बंद हो जाएगा, शी विल हैव एमेनोरिया। ठीक है, तो यूट्रस में ऐसे होता है, सबसे पहले हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, फिर ओलाइगोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया एंड लास्टली एमेनोरिया। समझ में आया तुम लोगों को कैसे प्रोग्रेशन होगा एंडोमेट्रियम का? यस मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ओवरी। ठीक है, तो किसने बोला था एनोवुलेशन, अपना नाम बताओ। मैम उमंग। उमंग, ओके। तो उमंग, ओवरीज का जब इन्वॉल्वमेंट होगा बेटा तब एनोवुलेशन होगा। ठीक है, यू आर Yes, ma'am. राइट, लेकिन ओवरी का जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहां पे एनोवुलेशन होगा। ठीक है, तो ओवरीज ma'am. के इन्वॉल्वमेंट में पेशेंट विल हैव एनोवुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ द फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स ही नहीं बचेंगे तो नेचुरली शी विल नॉट ओव्यूलेट, तो शी विल हैव एनोवुलेशन। और अगर गलती से ओव्यूलेट कर भी गई तो भी उस oocyte की क्वालिटी क्या होगी, दैट विल नॉट बी ऑफ अ गुड क्वालिटी oocyte। और अगर oocyte की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो भी शी विल नॉट हैव प्रेगनेंसी। हमने पढ़ा है ना डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व में, उसमें क्या होता है, डिक्रीज इन द oocyte क्वांटिटी एंड oocyte क्वालिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ओवरीज के इन्वॉल्वमेंट में दोनों होगा, डिक्रीज इन द oocyte क्वांटिटी क्योंकि बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ द फॉलिकल्स, एज वेल एज डिक्रीज ऑफ द oocyte क्वालिटी, दोनों होगा। उसकी वजह से पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, Infertility. इनफर्टिलिटी, ऑब्वियसली इनफर्टिलिटी होगा। ठीक है, इनफर्टिलिटी होगा और क्या होगा कि फेलोपियन ट्यूब के साथ साथ ओवरी चिपक जाएगी, जो हमने पहले पढ़ा है, उसकी वजह से क्या बन जाएगा, ट्यूबो ओवेरियन मास। ठीक है, ट्यूबो ओवेरियन मास। और ये जो ट्यूबो ओवेरियन मास है आगे हम देखेंगे लैप्रोस्कोपी में। ठीक है, तो ये हो गया ओवरीज का इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स का इन्वॉल्वमेंट कम होता है, इट इज प्रेजेंट इन अराउंड 5% केसेस। सर्विक्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है अगर हिमेटोजेनस स्प्रेड हो रहा है तब भी हो सकता है, या लिम्फेटिक स्प्रेड है तब भी हो सकता है, डायरेक्ट स्प्रेड से भी हो सकता है। अगर मान लो फेलोपियन ट्यूब है या एंडोमेट्रियम इन्वॉल्व है तो वहां से डायरेक्ट सर्विक्स में आ सकता है। और एक तरीके से पेशेंट और इन्फेक्ट हो सकती है वाया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अगर patient comes in a contact with a partner who is having genital tuberculosis, from the partner the patient can also contact genital tuberculosis with the involvement of cervix. तो cervix का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हमें क्या मिलेगा फाइंडिंग में, इसका क्लिनिकल फीचर हमें मिलेगा पॉलीपॉइडल ग्रोथ या फिर कोई अल्सर। हमें कोई ग्रोथ जैसा मिल सकता है या फिर कोई हमें क्या मिल सकता है, अल्सरेशन। तो अगर कभी भी सर्विक्स में ग्रोथ या अल्सरेशन मिलता है तो सबसे पहले दिमाग में डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए बताओ। सर्विक्स में अगर कोई ग्रोथ मिल रही है या कोई अल्सर मिल रहा है तो दिमाग में क्या आना चाहिए सबसे पहले, CA Carcinoma cervix. cervix. सीए कार्सिनोमा वेरी ट्यूमर। गुड, सीए। ठीक है, तो हमेशा कभी भी अगर सर्विक्स में ग्रोथ या फिर अल्सरेशन मिल रहा है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए सीए सर्विक्स। और अगर जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस सर्विक्स को इन्वॉल्व कर रहा है तो उसके सबसे पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा सीए सर्विक्स। गुड, नेक्स्ट वी प्रोसीड टू वेजाइना एंड वल्वा। इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही रेयर होता है, अप्रोक्सीमेटली 1% केसेस में। इसमें हमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, हमें मिलेगा अल्सर, वेजाइना या वल्वा में हमें वी कैन सी अ अल्सर और वी कैन सी अ पॉलीपॉइडल ग्रोथ। ठीक है, अल्सर मिल सकता है या पॉलीपॉइडल ग्रोथ मिल सकता है। ठीक है, कभी कभी बहुत ही रेयर केसेस में क्या होता है, फिस्टुला बन जाता है। इट कुड बी अ वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। जब वेजाइना किससे कनेक्ट हो जाता है, वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला मतलब कि वेजाइना किससे कनेक्ट होगा, विद द यूरिनरी ब्लैडर।
ठीक है, या फिर हमें क्या मिल सकता है, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, वेजाइना किससे जाके कनेक्ट हो गया, रेक्टम से। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिल सकता है, वी कैन सी अ ग्रोथ, वी कैन सी अ अल्सर, वी कैन सी अ वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला, और वी कैन सी अ रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला इन रेयर केसेस। ठीक है, तो कभी भी अगर हमें वेजाइना या वल्वा में कोई ग्रोथ या फिर अल्सर मिल रहा है, तो हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ। अभी तो बताया था ना तुम लोगों ने। बताओ डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या होगा। उमंग, चलो तुम बताओ। मैम could be cancer. वेरी गुड, इट कुड बी कैंसर ऑफ द वेजाइना और द वल्वा। ओके, वल्वा। और क्या हो सकता है, कैंसर से पहले और क्या हो सकता है, कोई एसटीडी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें वेजाइना और वल्वा में ग्रोथ या अल्सर मिलता है, पढ़ा है माइक्रोबायोलॉजी में। सिफिलिस। herpes. किसने बोला सिफिलिस, किसने बोला, किसने बोला सिफिलिस, मैम मोनिका. मोनिका। ओके गुड, सिफिलिस, फर्स्ट इज सिफिलिस, सेकंड इज, वन इज सिफिलिस, दूसरा Herpes. हर्पीस में मिलता तो है, लेकिन इसके जैसा नहीं मिलता, उसमें उसके थोड़ा, उसके फीचर्स थोड़े से अलग होते हैं। लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम, एलजीवी। ठीक है, फर्स्ट इज सिफिलिस, दूसरा है लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम, एलजीवी। इसके जो फीचर्स में होते हैं मोर और लेस जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस की तरह रिसेंबल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया कैंसर ऑफ द वजाइना और द वल्वा, सेकेंड इज सिफिलिस, थर्ड इज लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम। तो कभी भी अगर वेजाइना या वल्वा में ग्रोथ अल्सर मिल रहा है, तो हमारे दिमाग में सारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा क्या क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, ओवरी, सर्विक्स, वेजाइना। अब हम बात करेंगे पेरिटोनियम की। ठीक है, पेरिटोनियम में हमें क्या मिलेगा, क्या क्या मिल सकता है, वी कैन फाइंड एसाइटिस, या हमें कोई एब्डोमिनल मास मिल सकता है, क्योंकि सारी चीजें एडहेशन की वजह से आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगी। और वी कैन फाइंड मल्टीपल ट्यूबरकल्स, जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स होंगे या पेरिटोनियल सर्फेसेस होंगे, उसके ऊपर में छोटे छोटे हमको क्या मिल सकते हैं, ट्यूबरकल्स मिल सकते हैं। ठीक है, और एडहेशंस भी बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का मिलता है, बहुत ही क्लासिकल टाइप का, पेरी हेपेटिक एडहेशंस। पेरी हेपेटिक एडहेशंस को हम और क्या बोलते हैं, फिट्स ह्यूग कर्टिस सिंड्रोम, FUC सिंड्रोम, फिट्स ह्यूग कर्टिस सिंड्रोम। स्पेलिंग क्या होगी, फिट्स की FITZ, ह्यूग इज HUGH, कर्टिस इज CURTIS। ठीक है, ये हमें मिल सकता है पेरी हेपेटिक एडहेशंस। दूसरा हमें मिल सकता है हैंगिंग गॉल ब्लैडर साइन। ठीक है, एडहेशंस की वजह से जो गॉल ब्लैडर है वो लटकता हुआ नजर आएगा एब्डोमिनल वॉल से, उसे हम बोलते हैं हैंगिंग गॉल ब्लैडर साइन। या फिर हमें क्या मिल सकता है, फ्रोजन पेल्विस। फ्रोजन पेल्विस में क्या होगा कि एब्डोमेन के सारे ऑर्गन्स आपस में चिपक जाते हैं, वी कुडंट डिफरेंशिएट एनी ऑर्गन फ्रॉम दी अदर ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स आपस में चिपक जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रोजन पेल्विस। तो ये सारी फाइंडिंग्स हमें किस में मिल सकती हैं, पेरिटोनियम इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, पेरिटोनियम का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो हमें सब कुछ मिलेगा, वी कैन सी मल्टीपल ट्यूबरकल्स, वी कैन सी एसाइटिस, वी कैन फाइंड फ्रोजन पेल्विस, वी कैन फाइंड एडहेशंस। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स कैन बी सीन in involvement of peritoneum. So this was the involvement of different organs and the features. Okay. अब हम बात करेंगे सिम्टम्स एंड साइंस इन फीमेल जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट सिम्टम्स एंड डिफरेंट साइंस इन केस ऑफ अ फीमेल जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात कि 10% केसेस में ना तो साइंस मिलते हैं ना तो सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है, तो 10% केसेस में क्या होगा, पेशेंट विल बी एसिम्टोमेटिक एंड 10% ऑफ केसेस में पेशेंट विल नॉट हैव एनी साइंस। सबसे पहले ये होता है कि 10% केसेस में वी आर नॉट हैविंग एनी साइंस एंड सिम्टम्स। बाकी के जो 90% केसेस होते हैं उसमें हमें क्या क्या मिल सकता है। अगर हम बात करेंगे सिम्टम्स की, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट कंप्लेंट्स अ पेशेंट विल हैव, तो शी कैन हैव जनरल सिस्टमैटिक सिम्टम्स, जनरल सिस्टमिक सिम्टम्स। ठीक है, उसमें क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले क्या हो सकता है पेशेंट को, फीवर। ठीक है, पायरेक्सिया। दूसरा क्या हो सकता है उसको, एनोरेक्सिया।
ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है पेशेंट को, वेट लॉस। चौथा क्या हो सकता है, फीलिंग अनवेल या फिर मेलीज। ये सारी चीजें उसको हो सकती हैं जनरल सिस्टमिक सिम्टम्स में। उसके बाद में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स की। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में डिपेंड करेगा द स्टेज ऑफ द एंडोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट। एंडोमेट्रियम किस हद तक डैमेज हुआ है उसके हिसाब से पेशेंट को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होंगी। तो अर्ली स्टेज में क्या होगा पेशेंट को, व्हाट विल शी कंप्लेन? मोनिका बताओ। हाँ, Heavy menstrual bleeding. ओके, वेरी गुड। अर्ली स्टेज में क्या होगा पेशेंट को, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। उसके बाद में क्या होने लगेगा पेशेंट को, Hypomenorrhea. ओलाइगोमेनोरिया भी होगा। ओलाइगोमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया में क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअली ये सारी मैम ओलाइगोमेनोरिया में बताओ। मैम कम हो जाता है ओलाइगोमेनोरिया में menstrual। साइकिल्स कम होती है ईयरली, हम्म, एंड हाइपोमेनोरिया में साइकिल्स रेगुलर होती है, ब्लड ब्लीडिंग कम होती है। यस, दिस इज द डिफरेंस। ओलाइगोमेनोरिया में क्या होता है कि जो साइकिल की फ्रीक्वेंसी है दैट इज रिड्यूस्ड, व्हेreas इन केस ऑफ हाइपोमेनोरिया उसमें क्या होगा कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है दैट इज डिक्रीज्ड इन अमाउंट। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। वेरी गुड। तो डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्वमेंट, पहले केसेस में क्या होगा, अल्सरेशन है, हीमरेज है, नेक्रोसिस है, इसलिए शी विल हैव हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। धीरे धीरे करके ओलाइगोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया एंड लास्टली एमेनोरिया, मेंसेस आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे उसको, दैट इज एमेनोरिया। ठीक है, apart from this she can have dysmenorrhea, okay, that is painful menses. She can also have dysmenorrhea, that is painful menses. ठीक है, तो ये सारे हो गए मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, और मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स ही सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं पेशेंट में। ठीक है, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट में सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स। और अगर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो सबसे कॉमनली ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होता है, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या होगा पेशेंट को, फेलोपियन ट्यूब के इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या होगा पेशेंट को, Ectopic pregnancy. अरे एक टॉपिक प्रेगनेंसी से पहले क्या होगा, Infertility. patient will complain of infertility. Okay, she will Yes. come to our OPD saying कि she is in relation with the past so many days, past so many years, but still she is not able to conceive, so she will have infertility. ठीक है, ectopic pregnancy will not be a symptom. ठीक है, वो तो डायग्नोसिस होगा बाद में, इट्स नॉट अ सिम्टम। दूसरा, जो भी ट्यूबो ओवेरियन मास फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ द एडहेशंस, उसकी वजह से पेशेंट कैन हैव एब्डोमिनल पेन। ठीक है, एब्डोमिनल पेन, तो कोई भी एक्यूट एब्डोमेन की कंडीशन होती है जैसे कि अपेंडिसाइटिस या टॉर्जन ओवरी या कोई भी अदर कंडीशन जिसमें एक्यूट एब्डोमेन होता है, वैसा वो रिसेंबल कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट कैन क्या हो सकता है, शी कैन हैव कंप्लेन ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर एंड पॉलीपॉइडल ग्रोथ इन द वेजाइना, शी कैन हैव कंप्लेन ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, दूसरा और क्या कंप्लेन हो सकता है उसको, बिकॉज ऑफ द वेसाइकोवेजाइनल, पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग भी हो सकता है, और कोई सर्विक्स का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वेजाइना एंड वल्वा, जिसकी वजह से पेशेंट को वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला और रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला फॉर्म हो रहा है, उसकी वजह से शी कैन हैव, क्या हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, इनकॉन्टिनेंस दैट इज इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ ईदर यूरिन, अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो यूरिन पैसेज होगा, और अगर रेक्टल इनकॉन्टिनेंस है तो क्या पास होगा, फीकल मटेरियल। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फिस्टुला शी कैन हैव यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और फीकल इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, अगर ये प्रेजेंटेशन है कि फिस्टुला फॉर्म हो गया तो शी कैन हैव इनकॉन्टिनेंस। तो दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट इज साइन। साइंस मतलब कि जो चीजें एक डॉक्टर एग्जामिन करने पे पाएगा तो उसको हम बोलते हैं साइंस। तो एज आई हैव अर्लियर टोल्ड, इन 10% ऑफ केसेस देयर विल बी नो साइंस, उसमें कोई साइंस हमें नहीं मिलेंगे। रिमेनिंग केसेस कैन हैव रेज्ड टेम्परेचर, है ना, फीवर अगर है पेशेंट को तो उसमें हमें क्या मिल सकता है, टेम्परेचर हाई मिल सकता है। दूसरा हमें क्या मिल सकता है, लिम्फ एडेनोपैथी। ठीक है, लिम्फ एडेनोपैथी हमें मिल सकता है। उसके बाद में फिर अगर हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो वी कैन हैव abdominal मास, है ना, पीवी पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में अगर कोई पेशेंट को एब्डोमिनल
मास फील हो गया, मास फॉर्म हो गया है बिकॉज ऑफ एडिशंस, या फिर फ्रोजन पेल्विस है या फ्रोजन एब्डोमेन है, देन वी कैन फाइंड एब्डोमिनल मास या फिर एब्डोमिनल लंप। नेक्स्ट इज एसाइटिस। ठीक है, एसाइटिस मिल सकता है। तीसरा हमें मिल सकता है पी एग्जामिनेशन करने में डोई फील। डो मतलब क्या होता है? DOUGH। मैम फ्लफी। नहीं बेटा, फ्लैपी नहीं। डो क्या होता है? डो क्या होता है? DOUGH। नो, डो क्या होता है? डो 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 क्या होता है? DOUGH। आटा, गुथा हुआ आटा, यस गुथा आटा हुआ वो आटा। सुनो मेरी पानी बात, पानी वाला आटा गुथा, पानी वाला आटा, जिसमें पानी गुथा डाल। हुआ, यस हाँ गुथा हुआ आटा, ठीक है। मैम यस मैम। क्या तो पानी वाला आटा तो क्या तुम चीला रोटी बना रहे हो क्या? उसमें तो डाइल्यूट कर दोगे। गुथा हुआ आटा, ठीक है। तो गुथा हुआ आटा है तो होता है ना, तो कभी उसको पैल्पेट करके देखना। उसको क्या होगा कि तुम प्रेस करोगे तो वो प्रेस हो जाएगा, वो रिबाउंड नहीं करता। तो इसमें भी क्या होता है कि जब फ्रोजन पेल्विस होता है तो उसमें भी अगर पी एग्जामिनेशन करते हैं तो यू फील लाइक दैट ओनली बिकॉज ऑफ द एब्डोमिनल एडहेशंस एंड फ्रोजन पेल्विस, यू फील अ काइंड ऑफ डोवी काइंड ऑफ फीलिंग। और ये डोई फीलिंग एक और कंडीशन में मिलता है। कोई बताएगा मेरे को किसमें मिलता है? डोई फील ऑफ एब्डोमेन जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस के अलावा एक और कंडीशन में मिलता है। बताओ, तुम लोग पढ़ चुके हो पहले, शायद मैंने ही पढ़ाया है पिछले साल। फाइब्रॉइड। नो, पिछले साल पढ़ाया था, इस साल नहीं। आई थिंक 7th सेम में पढ़ाया है या 6th सेम में। बताओ। दत्ता की ऑब्स्टेट्रिक्स की बुक के इनिशियल चैप्टर्स में, शुरुआत के चैप्टर्स में। That's why I'm not using PPT today because सोचना बंद कर देते दोनों PPT में। हाइडिटी फॉर्म मोल पढ़ा है? H मोल। यस मैम आपने पढ़ाया था मैम। हाँ मैंने पढ़ाया था, तभी तो पूछ रही हूँ मैं। यस ठीक है, मुझे याद है Yes. मैंने पढ़ाया, तुम लोग को याद नहीं है ना? हाइडिटी Yes. फॉर्म मोल में भी डोई वर्ड यूज हुआ है उसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में। अगर नोट्स होंगे तो एक बार खोल के देखना या बुक में देख लेना, उसमें भी पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में वी हैव अ डोई फीलिंग। ठीक है, तो ये हमको मिलता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट वी कम टू विजाइनल एग्जामिनेशन। विजाइनल एग्जामिनेशन में अगर हम पर स्पेकुलम करेंगे तो वी कैन सी द ग्रोथ एंड अल्सरेशंस। जहां भी है वहां पे दिखेगा। विजाइना में तो विजाइना में दिखेगा, वल्वा में तो ऊपर से दिख जाता है, वी नो नॉट टू यूज एनी स्पेकुलम। और अगर सर्विक्स में है तो वहां पे दिखाई देगा। दूसरा, अगर हम बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं पर विजाइनल एग्जामिनेशन में, तो उसमें हमें क्या मिल सकता है? वी कैन फाइंड एनी ट्यूबो ओवेरियन मास। ठीक है, या फिर हमें क्या मिल सकता है? फेलोपियन ट्यूब अगर इन्वॉल्व है, अगर कोई हाइड्रोसैल्पिंग्स है या पायोसैल्पिंग्स है तो हमको पैल्पेशन में पता चल सकता है। या फिर हमें क्या मिल सकता है? पाउच ऑफ डगलस में फुलनेस, हेवीनेस मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हमें पीवी एग्जामिनेशन में मिल सकती हैं। और अनयूजुअल फाइंडिंग्स जो कि बहुत ही रेयर होता है, व्हाट आर दे? वी कैन फाइंड एनी जेनाइटिलिया में कोई हार्ड लीजन मिल सकता है, या वी कैन फाइंड एनी अल्सर्स और फिस्टुला। तो ये सारी चीजें भी हमें एग्जामिनेशन में मिल सकती हैं। तो दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जो मैंने ऑर्गन्स बताया ना तुम लोगों को, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, सर्विक्स, वजाइना, उसमें जो जो चीजें हैं वही वही हमको इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से साइंस में मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। व्हाट आर द डिफरेंट डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस व्हिच इज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग अ केस ऑफ जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस। अगर कभी भी कोई पेशेंट को कोई ट्यूबो ओवेरियन मास मिलता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, अगर हमको ट्यूबो ओवेरियन मास मिल रहा है तो हमें वो सारी कंडीशंस दिमाग में रखनी है जिसमें ट्यूबो ओवेरियन मास मिल सकता है। तो व्हाट आर दे? सबसे पहला हमेशा दिमाग में रखना है हमको एक्टोपिक गेस्टेशन। कभी भी अगर पीवी एग्जामिनेशन में अगर हमको ट्यूबो ओवेरियन मास मिल रहा है तो सबसे पहले दिमाग में हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस होना चाहिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को और जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट बताओ। तुम इमरजेंसी में बैठे हो, तुम इंटर्न हो, अभी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है, रात में 2 बजे पेशेंट आई, उसका तुमने पीवी किया, तुमको मिल रहा है ट्यूबो ओवेरियन मास। कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी नहीं है? कैसे डिफरेंशिएट करोगे? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। Very यूपीटी में common sense, exactly. Urine pregnancy test.
पेशेंट अगर प्रेग्नेंट है मतलब कि इट्स मोर और काइंड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हम्म, और अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो इट कुड बी एनीथिंग। अब क्या थिंग है वो हम आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे तब पता चलेगा, है ना। सिर्फ एग्जामिनेशन से नहीं बोल सकते कि हाँ मैम ये जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। दो बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो टेस्ट से ही पता चलेगा। दूसरा हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा, अपेंडिसाइटिस। ठीक है, राइट साइड में अगर इन्वॉल्व हो रहा है फेलोपियन ट्यूब या ओवरी तो वो बिल्कुल अपेंडिसाइटिस की तरह लगेगा। तीसरा हमें क्या हो सकता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, एंडोमेट्रियोसिस। उसमें भी अगर फेलोपियन ट्यूब है या ओवरी का इन्वॉल्वमेंट है तो शी कैन हैव एंडोमेट्रियोसिस। और क्या हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है, और क्या हो सकता है, कोई एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है या कोई ओवेरियन कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है इन केस ऑफ अ ट्यूबो ओवेरियन मास। नेक्स्ट इज इफ अ पेशेंट इज हैविंग ग्रैन्युलोमा। ठीक है, जो भी फॉर्म जो भी हमें लीजन मिल रहे हैं सर्विक्स में या विजाइना में या वल्वा में, उसमें अगर ग्रैन्युलोमा मिल रहा है ऑन हिस्टोपैथोलॉजी तो उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं। इट कुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ विजाइना वल्वा सर्विक्स ड्यू टू सिफिलिस। सबसे पहले अगर हमको कोई भी अगर ग्रैनुलोमा मिल रहा है तो हमारे ध्यान में रखना चाहिए सिफिलिस डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। उसके बाद में फिर और वो सारे के सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाएंगे जिसमें ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल एक्टिनोमाइकोसिस, लेप्रेसी, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्रुसेलोसिस, शिस्टोसोमियासिस, फिलेरियासिस, ये सारे के सारे, और लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम भी। ठीक है, तो ये सारे जो भी डिजीजेस है जिसमें ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होता है वो सारे हो सकते हैं इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। या फिर क्या हो सकता है, कैंसर, कैंसर ऑफ द सर्विक्स या फिर कैंसर ऑफ द वेजाइना या फिर कैंसर ऑफ द वल्वा। ठीक है, और क्या हो सकता है, बार्थोलिन्स एब्सेस। ठीक है, बार्थोलिन्स एब्सेस क्या होता है कि जो बार्थोलिन्स ग्लैंड होती है उसका इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लेबिया मेजोरा में एक मास, एक स्वेलिंग जैसा फॉर्म हो जाता है, तो वो भी इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है, और एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है वार्ट, WART। ठीक है, बिनाइन ग्रोथ होती है ये वल्वा और वेजाइना को अगर इन्वॉल्व कर लेगा तो इसमें भी ग्रोथ मिलेगी और जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस में ग्रोथ मिलेगी। तो what is also a differential diagnosis of genital tuberculosis, what, WART। ठीक है, और एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है कोंडाइलोमा। ठीक है, इट कुड बी कोंडाइमा अक्यूमिनेटा या फिर कोंडाइलोमा लाटा, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं इफ अ पेशेंट इज हैविंग ग्रैन्युलोमा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस की। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस, तो सबसे पहले हमारे इन्वेस्टिगेशन में कौन सा इन्वेस्टिगेशन आएगा, ब्लड टेस्ट। ठीक है, ब्लड टेस्ट में हमारा क्या होगा, CBC और ESR, CBC और ESR। तो ESR कैसा मिलता है ट्यूबरकुलोसिस में, कम मिलता है या हाई मिलता है, लो मिलता है या हाई मिलता है, बताओ। हाई। रेज रेज रेज। ठीक है, तो जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस में भी जो ESR होगा दैट विल बी रेज। नेक्स्ट इज एक्सरे चेस्ट। एक्सरे चेस्ट, एक्सरे चेस्ट, लेकिन उसमें फाइंडिंग्स हमें तभी मिलेंगी इन केस ऑफ जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस इफ द पेशेंट इज हैविंग एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या फिर पहले पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस उसको हो चुका है। ठीक है, अगर पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट है तभी एक्सरे चेस्ट में विल हैव अ पॉजिटिव फाइंडिंग। ओके, तो अगर एक्सरे चेस्ट किया तो उसमें हमें क्या क्या मिल सकता है, अगर पेशेंट इज हैविंग एक्टिव पल्मोनरी डिजीज देन वी कैन हैव अ फाइब्रोकैविटरी डिजीज। ठीक है, हमें फाइब्रोकैविटरी डिजीज मिल सकता है, या फिर हमें क्या मिल सकता है, इन्फिल्ट्रेशन, लंग्स में हमें पैथिस जैसा दिखाई देगा, या फिर क्या मिल सकता है, मीडियास्टिनल और हिलार लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फेडेनोपैथी मिल सकती है, या फिर मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस मिल सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें तब मिलेंगी जब पेशेंट इज हैविंग एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और अगर पेशेंट को पुरानी हिस्ट्री है टीबी की, पहले कभी टीबी हुआ था लेकिन अब वो ठीक हो चुका है, उस कंडीशन में वी कैन हैव ओल्ड हील्ड लीजन्स, पुरानी लीजन्स मिलेंगे जो कि हील हो चुके हैं। ठीक है, तो वो केशियस कुछ कुछ रहता है फाइंडिंग्स, वो एक्सरे में मिलता है, वो हमें मिलेगा। ठीक है, फिर तीसरा जो टेस्ट होता है दैट इज मॉन्टुक्स टेस्ट। ठीक है, या फिर ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी जिसको बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, मॉन्टुक्स टेस्ट इज वेरी नॉन स्पेसिफिक, लेकिन ये ऑल्सो ये भी इसके इन्वेस्टिगेशंस में आता है। ठीक है, फिर चौथा होता है ब्लड मार्कर। ब्लड मार्कर्स एक्चुअली जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। ब्लड मार्कर में हम कौन सा यूज करते हैं, वी यूज CA-125, कैंसर एंटीजन 125 या फिर CA-125। ठीक है,
तो जो CA-125 है वो जनरली एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसमें रेज्ड मिलता है, ठीक है, एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस में रेज्ड मिलेगा। इसमें कितना मिलता है वैल्यूज? मोर देन थाउजेंड्स, ठीक है। लेकिन जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के केस में बहुत ही कम वैल्यू बढ़ती है, मतलब इट विल बी लेस देन 200 के अराउंड, ठीक है। और नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी? लेस देन 35, लेस देन 35 इज द नॉर्मल वैल्यू। अगर एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस है तो उसकी वैल्यू विल बी हाई, दैट विल बी मोर देन 1000। इन केस ऑफ जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस इट विल बी अराउंड लेस देन 200, सिर्फ 200 से ज्यादा ऊपर नहीं रहता। और जनरली ये जो CA-125 है ये किसका मार्कर होता है? कौन से कैंसर का मार्कर होता है ये बताओ? Colon epithelial ovarian tumor. ओवेरियन, ओवेरियन Ovarian tumor. ओवेरियन कैंसर का मार्कर होता है। और जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस के लिए बहुत ही ये नॉन स्पेसिफिक है, लेकिन जस्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द लिस्ट आई हैव मेंशनड इट हियर। उसके बाद में फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमेजिंग मेथड्स, ठीक है। इमेजिंग में जितने भी तरीके होते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, MRI, CT स्कैन, PET स्कैन, ये सारे हमारे इमेजिंग मोडालिटीज हैं। ऑल दीज आर यूजफुल ओनली व्हेन पेशेंट इज हैविंग एनी ट्यूबो ओवेरियन मास, ठीक है। अगर कोई ट्यूब या ओवरी का मास है तो ही इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में हमें क्या क्या मिल सकता है? अल्ट्रासाउंड में हमें अगर एंडोमेट्रियम का इन्वॉल्वमेंट है तो हम वो देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल एंडोमेट्रियल की थिकनेस कितनी होती है? व्हाट इज द नॉर्मल एंडोमेट्रियल थिकनेस? बताओ ना, बताया तो था तुम लोगों को क्लास में। व्हाट इज द नॉर्मल एंडोमेट्रियल थिकनेस इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप? बताओ। 5 to 12 mm. हाँ, MM बोलना हमेशा, ठीक है। सेंटीमीटर मत बोलना, नहीं तो सामने वाला तो सुन के ही बेहोश हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में नहीं होगा, सेंटीमीटर मतलब कि बहुत थिक है वो। इट इज ऑलवेज इन MM, मिलीमीटर्स, ठीक है। तो अगर एंडोमेट्रियल का इन्वॉल्वमेंट है तो जैसे जैसे पेशेंट का एमेनोरिया होने लगेगा, एंडोमेट्रियल थिकनेस क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। दैट वी कैन सी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो सी एनी ट्यूबो ओवेरियन मास, we can see any collection in the uterine cavity, we can see any collection in the fallopian tube, ठीक है। ये सारी चीजें, या फिर कोई कैल्सिफिकेशन मिल रहा है या कोई एडहेशन बैंड्स है यूट्राइन कैविटी के अंदर में, ऑल दीज थिंग्स कैन बी सीन इन केस ऑफ इफ यू यूज एनी सोनोग्राफी। दूसरा हमें क्या मिल सकता है कि फेलोपियन ट्यूब में अगर हाइड्रोसैल्पिंग्स है या पायोसैल्पिंग्स है, वो सब हमें सोनोग्राफी में दिख सकता है। फिर और क्या क्या हमारे पास में मोडालिटी है? वी आर हैविंग CT स्कैन एंड वी आर हैविंग MRI। तो ये भी सोनोग्राफी से ज्यादा एडवांस्ड होता है क्योंकि इसमें रिजोल्यूशन क्या होता है? और हाई होता है, इसलिए CT स्कैन और MRI भी वी कैन यूज, ठीक है। और एक चौथा तरीका होता है दैट इज PET स्कैन, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन, PET स्कैन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि एक सब्सटेंस होता है, उसको हम बोलते हैं FDG, फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज। इसका हम देखते हैं अपटेक, ठीक है। जो भी लीजन दिख रहा है उसमें फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज का अपटेक कितना है। अगर मान लो अपटेक हाई है, ठीक है, तो इट इज सजेस्टिव ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। और अगर अपटेक लो है तो इट इज सजेस्टिव ऑफ कैंसर। तो FDG अपटेक से पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ट्यूबरकुलोसिस एंड कैंसर्स, ठीक है। ध्यान रखना, अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो उसमें क्या होगा? FDG का अपटेक क्या होगा? दैट विल बी हाई। और अगर कैंसर है तो FDG का अपटेक क्या होगा उसमें? लो, ठीक है। तो एक हो गया FDG, तो सॉरी PET, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। तो इमेजिंग मेथड्स में हमारे पास कितनी मोडालिटी है? वी आर हैविंग, फर्स्ट इज, बताओ फर्स्ट, सबसे पहला कौन सा मोडालिटी है वी आर हैविंग? इज USG। नेक्स्ट इज MRI. MRI। थर्ड इज PET, PET, CT स्कैन, ठीक है। CT scan. MRI और Yes, ma'am. CT में ऑलमोस्ट सेम चीजें मिलेंगी, है ना। उसमें सेम, उसमें ये है कि बस सोनोग्राफी से एडवांटेज ज्यादा ये है कि रेजोल्यूशन ज्यादा होगा उसमें, ठीक है। और चौथा क्या होता है? PET स्कैन, ठीक है। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस एंड, नहीं जेनाइटल नहीं, एनी ट्यूबरकुलोसिस, एब्डोमिनल या फिर जो भी ट्यूबरकुलोसिस है, और कैंसर के बीच में इट कैन डिफरेंशिएट PET स्कैन से बाय फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज अपटेक। तो ये चार हमारी इमेजिंग मोडालिटीज हो गई, ठीक है। ओके। और पांचवी मोडालिटी होती है जो कि बहुत ही कॉमनली यूज होती है इनफर्टिलिटी वर्कअप पे, ठीक है। लेकिन कभी भी कोई पेशेंट जिसको जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस्ड है
उस पे ये इन्वेस्टिगेशन यूज नहीं करना होता है। ठीक है, इसको मैं बोल रही हूँ बिल्कुल बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन वाली वर्ड लाइन से ये, ठीक है। एनी पेशेंट हु इज हैविंग genital tuberculosis, in that patients one imaging modality is not to be used. What is that? So salpingography. Salpingography. Yes, that is not to be used because it will क्या करेगा, वो फ्लेयर अप करा देगा जो भी जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है उसको, और वो बढ़ा देगा उसको, और इन्फ्लेमिंग, और उसको उसकी जो इंटेंसिटी है उसको और बढ़ा देगा। इसलिए कभी भी कोई पेशेंट अगर नोन केस है, डायग्नोस्ड केस है जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का, उसमें हमें ये यूज नहीं करना है। ठीक है, बट फिर भी इनफर्टिलिटी के वर्कअप में कई बार क्या होता है कि वी आर नॉट नोइंग कि पेशेंट को जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है, और HSG में वी गेट सम स्पेसिफिक साइंस, अलग अलग हमें साइंस मिलती हैं। ठीक है, तो तुम लोग को होमवर्क है 4 साइंस तुम लोग को इंटरनेट से सर्च करने हैं, उसकी इमेजेस देखना और समझना। ठीक है, सबसे पहले है टोबैको पाउच अपीयरेंस। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का टोबैको पाउच अपीयरेंस। ठीक है, दूसरा तुम लोग को देखना है माल्टीज क्रॉस अपीयरेंस। ठीक है, माल्टीज क्रॉस अपीयरेंस। तीसरा तुम लोगों को देखना है सैल्पिंजाइटिस इस्थीमिका नोडोसा। ठीक है, सैल्पिंजाइटिस इस्थीमिका नोडोसा। उसके बाद में फिर तुम लोगों को देखना है गोल्फ क्या बोलते हैं उसको, गोल्फ क्लब अपीयरेंस। ठीक है, गोल्फ क्लब अपीयरेंस। तो ये 4 चीजें जो है तुम लोग को इंटरनेट से सर्च करनी है, इसकी इमेजेस, और तुम लोग को देखना है। सबसे पहला है टोबैको पाउच अपीयरेंस, दूसरा है माल्टीज क्रॉस अपीयरेंस, तीसरा है सैल्पिंजाइटिस इस्थीमिका नोडोसा, शॉर्ट फॉर्म में इसको सिन भी बोलते हैं, SIN, और चौथा है गोल्फ क्लब अपीयरेंस। ये 4 इमेजेस तुमको इंटरनेट से सर्च करनी है। ठीक है, और फिर लास्ट में आएगा हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट तुम लोगों को मुझसे ज्यादा आता है बिकॉज यू हैव स्टडीड इन माइक्रोबायोलॉजी। तुम लोगों ने अभी भी पढ़ी है, मुझे पढ़े हुए जमाना हो गया। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में हम क्या करते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी। ठीक है, पेशेंट की हम क्या करते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेते हैं, और उसकी हम क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी करते हैं। एंडोमेट्रियल बायोप्सी अगर हमें पेशेंट की लेनी है इन ऑर्डर टू डायग्नोस या इन्वेस्टिगेट जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, तो हमें कौन से दिन में लेना होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन में लेना होगा? First day. हाँ, कौन से डे में? First day. मोनिका फर्स्ट डे में लोगी? थर्ड सुधीर Third. थर्ड डे में लोगे? हाँ, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या अंतर है बताओ? 3 दिन में क्या ही ऐसा पहाड़ फोड़ लेगी पेशेंट? तो फिर मैम खत्म हो जाएगा लास्ट में 5th डे पे। 5th डे पे लोगे? अच्छा 5th डे पे लोगे, फर्स्ट डे पे थर्ड लोगे, फिर थर्ड डे पे लोगे, फिर 5th डे पे लोगे। तुम लोग को इस समय में तुम लोग को कुछ मिलने वाला है क्या एंडोमेट्रियम में? उस समय तो पेशेंट मेंस्ट्रुएट करती रहेगी ना, 1 डे, फर्स्ट डे, थर्ड डे, 5th डे पे कुछ मिलेगा तुम लोगों को? नो मैम, वो तो तो क्या क्यों लोगे फिर, जबरन का लोगे? बताओ कौन सी After 14th day, मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले लेंगे। after for मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले कब लोगे ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले बताओ 21st डे। कौन बोला? सुधीर बोला यस मैम। 21st डे पे लोगे। वेरी गुड। 22. अब वो 22 कौन बोला? बोल रहे हैं ना 21st डे पे लेंगे तो 21st डे पे ही लेंगे। ठीक है, वी ऑलवेज टेक ऑन द मिड ल्यूटियल फेज। कभी भी एंडोमेट्रियल सैंपलिंग हैज टू बी डन इन मिड ल्यूटियल फेज। ओके, मिड ल्यूटियल मतलब कौन सा डे होता है? 21st डे। 21st डे। फॉलिकुलर फेज मतलब की? फॉलिकुलर मैम। अच्छा, अर्ली फॉलिकुलर मतलब? सेकंड टू 5th। फर्स्ट डे या सेकंड डे जो होता है दैट इज अर्ली फॉलिकुलर फेज। ठीक है, यस मैम। ओव्यूलेशन कब होगा? 14th डे। 14th day, 14th डे। ठीक है, और मिड ल्यूटियल मतलब की? 21st डे। 21st. 21st डे।
21st ठीक day. है, तो इसमें जो हमें Yes. लेना है, ठीक है, इसमें हमें, मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ मोनिका, सुधीर और नुपुर ही क्लास में, बाकी लोग पता नहीं कहाँ है भी कि नहीं? रोहित पेकरा है कि नहीं क्लास में?